कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो चलो आज मैं आपको बताऊंगा वुड्स अभिक्रिया। वुड्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन को हम कैसे पढ़ने वाले हैं ये हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं इसको अभिक्रिया बताऊंगा आपको, फिर इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में कुछ मुख्य बातें कर लेंगे। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट इसका कुछ 6-7 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि सोडियम को शुष्क ईथर में ही क्यों लिया जाता है। रिएक्शन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, पूरी केमिस्ट्री की सबसे सिंपल रिएक्शन है ये, कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं। आर एक्स यानी कि एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ करता हूँ, ड्राई ईथर मतलब कि सूखा हुआ ईथर के साथ कराता हूँ, तो बनता है आर आर प्लस एन ए एक्स। ये बन जाता है एन एक्स, मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूँ एन ए एक्स, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड है। यहाँ पर ये दो लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये दो बन जाते हैं। कैसे? दो आर एक्स। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या, आर एक्स ये क्या है, एक, और ये दो दो लिए जाते हैं मोलिक्यूल। और सोडियम जो है ये तो आधिक्य में है, मतलब हमारे पास बहुत सारे सोडियम है, तो एक सोडियम यहाँ पर आता है, एक सोडियम यहाँ पर आता है, और इसके साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये आर और ये आर आपस में जुड़ जाते हैं, आर आर कुछ इस तरीके से, और ये सोडियम इस एक्स के साथ, ये सोडियम इस एक्स के साथ जुड़ जाते हैं, और कुछ इस तरीके से एन ए एक्स, एन ए एक्स, यानी कि कुल मिला के दो सोडियम एक्स बन जाते हैं। कितने? दो सोडियम एक्स। अगर इस अगर इस रिएक्शन को किसी को थ्योरी वाइज लिखना है तो मैं इन्हें यहाँ पर लिख दी है एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर के विलयन में, यहाँ पर जो ईथर है ना वो सूखा लिया जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने यहाँ पर जल ले लिया तो पूरी रिएक्शन की 12 बज जाएगी, पूरी रिएक्शन ही अलग हो जाएगी, रिएक्शन में अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में बात। आगे इसका आ रहा है मैकेनिज्म, और वो की बहुत सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो सिंपल मैकेनिज्म है वो इस रिएक्शन का होता है। पहली बात मैं करूंगा सोडियम की। सोडियम क्या है? एक धातु है। ओके, अगर ये धातु है तो इसका काम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। ओके, ये समझ में आया। तो सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, और क्या बन जाएगा? Na+। जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी मेरे को पता होना चाहिए क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रफ वर्क में, आर एक्स की रिएक्शन को दो। तो मैंने इसका यूज तो कर लिया, अब मेरे को इसका यूज करना है, यानी कि आर एक्स का यूज करना है। सोडियम ने उसका काम करके एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब आर एक्स की बारी। आर एक्स क्या करेगा? आर एक्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, इलेक्ट्रॉन्स के कुछ इस तरीके से इधर झुके हुए या इधर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर आंशिक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव। आंशिक मतलब कि आधा चार्ज। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एक्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि ये एक्स खींच लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है आर से, तो यहाँ पर आर पर कुछ नहीं रहेगा, आर के पास कुछ नहीं रहेगा, तो आर का खुद का एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो कि मुक्त मूलक होगा। यानी कि आर एल्केन, हमारा हाइड्रोकार्बन एक मुक्त मूलक के रूप में निकल जाता है। प्लस एक्स, एक्स के पास तो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये दोनों तो यहीं पर रिएक्शन कर लेंगे। एन सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इससे लिख लेते हैं Na+ प्लस एक्स माइनस, और ये बन जाएंगे Na(x), कुछ इस तरीके से Na(x). अब बचा क्या? आर नहीं, आर मुक्त मूलक, आर फ्री रेडिकल विथ आर, ये बचा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? द्विलकीकरण करेगा। द्विलकीकरण क्या है किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जब फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक बनता है तो मुक्त मूलक इतना अनस्टेबल है, मतलब कि वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो वो स्टेबल नहीं हो सकता, तो उसके जैसे किसी दूसरे को वो पकड़ेगा, जैसे कि इसने इसको पकड़ा, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इनका जो जुड़ाव होता है, इनकी जो शादी हुई, उसको मैं बोलूंगा द्विलकीकरण। आर डॉट अपने ही जैसे किसी दोस्त को आर डॉट को बुलाएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आर आर बन जाएगा। ये इतना सिंपल सा इसका मैकेनिज्म था,
और ये आर आर कुछ इस तरीके से बन गया। आगे इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या ही बताऊं, चलो इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ पहले तो मैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स हट गया, अब एक्स की जगह ज्यादातर आपको सीएल दिख सकता है और आई दिख सकता है। वो क्यों दिख सकता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट ये ध्यान रखना कि हमेशा सीएल और आई ही दिखेगा। वो और सीएल आई क्यों दिखेगा वो मैं बताऊंगा आगे, बट हमेशा ध्यान रखना एक्स या ज्यादातर सीएल। तो ट्रिक क्या है, एक्स या सीएल को हटाओ और मुक्त मूलक बनाओ। यानी कि मैंने यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पर ये बना दिया, मतलब इस एक्स को इसको या फिर सीएल, इस एक्स की जगह पर अगर सीएल हो तो उसको, इस ये जो एक्स है ना, इस एक्स को हटाया मैंने इस लाइन की जैसे, यानी इस लाइन में क्या लिखा है, एक्स या सीएल को हटाओ, तो मैंने इस एक्स को हटा दिया। और फिर दूसरी क्या लिखा है, और मुक्त मूलक बनाओ, तो मैंने इस एक्स को हटा दिया और जो बचा उसका मुक्त मूलक बना दिया, यानी कि इसका मुक्त मूलक बन गया। अब इतनी सी ट्रिक है, केवल इतना ही याद रखना है, इससे आगे मत याद रखना क्योंकि फंस जाओगे। मुक्त मूलक जैसे ही बने उसके जैसा ही उसका द्विलकीकरण कर देना। यहाँ पर मैंने इसका द्विलकीकरण कर दिया है, द्विलकीकरण यानी कि डायमराइजेशन कर दिया है, और आर आर बन जाएगा उसके जैसा ही मैंने आर आर को बना दिया है कि हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ रही है वो ये है कि हाँ, इस विधि द्वारा CH4 को नहीं बनाया जा सकता। सीधी सी बात है कि अगर मैं आर एक्स को या छोड़ो CH3X को अगर लूंगा, उसके साथ में सोडियम ड्राई ईथर को रिएक्ट करा दूंगा, तो यहाँ पर CH3 यानी कि एक और दो, दो कार्बन का एक मेथ इथेन बन जाएगा। ये क्या है, इथेन है। अगर ये इथेन है, सॉरी ये इथेन लिख दिया, इथेन है ये। अगर ये इथेन है तो क्या ये CH3 है? नहीं, तो मैं इससे CH4 बना सकता हूँ क्या कभी? इस रिएक्शन से क्या मैं CH4 बना सकता हूँ क्या? क्योंकि इसमें तो विषम सम संख्या का ही सम संख्या का ही हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बनेगा। ओके, मतलब कि अगर एक वाला कार्बन लिया है, यहाँ पर मैं मान लो CH3 लिया है, तो उससे दो कार्बन का उत्पाद बनेगा। कैसा? ऐसा CH3 ये दो कार्बन का उत्पाद होना। अगर दो का लूंगा तो यहाँ पर चार का, अगर चार का लूंगा तो यहाँ पर आठ का, कुछ डबल हो जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया की दर देख लेते हैं। अभिक्रिया की दर CX बंध की ऊर्जा पर निर्भर करती है। C कार्बन और एक्स की बंध ऊर्जा देखते हैं। तो अगर मैं कार्बन एक्स की बंध ऊर्जा का क्रम देखूं तो वो सबसे कम क्या होगा, FCl Br और I, यानी कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड टूटने में जो ऊर्जा लगती है, वो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऊर्जा कहाँ पर लगती है, कार्बन और फ्लोरीन में। कार्बन और इस एक्स की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऊर्जा का क्रम ये है। अब इससे उल्टा करना है क्योंकि अभिक्रिया का दर युक्त क्रमानुपाती है CX बंध की ऊर्जा का। तो इसका जो सबसे बेस्ट जो रिएक्शन करेगा वो करेगा IBrCl और F। कैसे? CI अगर होगा कार्बन के साथ, अगर I होगा तो वो सबसे बेस्ट रिएक्शन देगा। कार्बन के साथ अगर Br होगा तो वो और भी वो इससे थोड़ा सा कम बेस्ट देगा पर अच्छी देगा वो भी। बट सबसे जो कम जो देगा वो होगा कार्बन के साथ Cl, और इससे भी जो कम होगा वो होगा कार्बन के साथ F। अच्छा एक सेकंड, मैंने पीछे कुछ गलत लिखवा दिया है आपको। अरे यार, इतने सिंपल सिलेक्शन में मैंने यहाँ पर गलत करा दिया है कि ये एक्स की जगह पर Cl और I, तो Cl नहीं दिखेगा आपको। Cl की जगह पर Br कर लो, यहाँ पर Cl की जगह पर यहाँ पर Br कर लेना। Br और I ये दोनों आपको ज्यादा दिखेंगे यहाँ पर x की जगह पर। या तो R के साथ आपको Br दिख सकता है या R के साथ आपको I दिख सकता है। ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। आगे चलते हैं भैया, इसकी कुछ मुख्य बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, Cl को हटाओ और मुक्त मूलक बनाओ। यहाँ पर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो इस तरीके से मुक्त मूलक बनेगा, इसके जैसा ही कोई और आएगा मुक्त मूलक बनेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरीके से ये उत्पाद बनेगा। ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर 3 डिग्री, अरे यार मैंने 3 डिग्री का तो आपको लिखवाया ही नहीं।
ये 2 डिग्री था और 1 डिग्री का क्वेश्चन ये है। अब 1 डिग्री का क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी आपको कराया, इसका तो CH3 तुम लोगों ने कहा इसके जैसा CH3, जो कि ये दोनों जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा CH3 ओके, ये इसका उत्पाद बनेगा। बात करता हूँ मैं 3 डिग्री की, तो इसके लिए पहले मैं आपको पूरा रिएक्शन समझा देता हूँ। 3 डिग्री में कुछ नहीं होता है इसका, कुछ नया पेज ले लेते हैं। ओके, तो होता क्या है, 3 डिग्री जब होता है, 3 डिग्री आर होता है। आर अगर CH3 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो उत्पाद में हमारा एल्केन या हाइड्रोकार्बन बनता है। और जब 3 डिग्री यानी कि कुछ इस तरीके से एक्स का दे रखा हो, तो यहाँ से ये हटेगा एक्स, सोडियम ड्राई ईथर, ये एक्स तो हटेगा और यहाँ पर बनेगा मुक्त मूलक। कैसे बनेगा मुक्त मूलक, ऐसे, एक सेकंड यार। ओके, यहाँ पर ये जो बनेगा ये है हमारा मुक्त मूलक। अगर ये मुक्त मूलक बना, आप खुद सोचना, 3 डिग्री, इधर CH3 है, इधर कार्बन CH3 और इधर कार्बन CH3 और यहाँ पर मुक्त मूलक। जब भी आप GOC पढ़ोगे ना, GOC पढ़ोगे तो ये जो फ्री रेडिकल है ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है कुल 9। अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये स्टेबल है, तो होता क्या है, ये जब इसके जैसे ही किसी को देखता है, CH3 CH3 CH3, तो ये उससे फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड नहीं शेयर करता है, बॉन्ड शेयर नहीं करता है क्योंकि इसको शेयर करने की जरूरत ही है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जब इसके जैसे ही एक, पहली बात तो ये बहुत वो ग्रुप है, पहली बात तो ये थोड़ा इसकी जो त्रिविम बाधा है, यानी कि इधर ये CH3 इधर ये CH3, मतलब इधर इसके इधर आने की जगह ही नहीं है। अब इसके पास में आने की जगह ही नहीं है तो बॉन्ड बनेगा ही कैसे, बॉन्ड बनेगा और टूट जाएगा, बनेगा और टूट जाएगा। पहली बात तो ये स्टेबल है, दूसरी बात ऊपर से कोई आ रहा है तो वो बॉन्ड बनेगा और टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत नाजुक बॉन्ड बनेगा। तो इस कारण से ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट नहीं करता है। अब होता क्या है, यहाँ का ये जो CH3 है, ये CH2 लिख दो, ये CH2 और इसका H इधर लिख दो। अब होता क्या है वो ध्यान से देखना कि होता क्या है, ये CH2 का जो H है, ये वाला CH2 का ये जो H है, ये क्या करता है, ये H यहाँ से हटता है, ये H यहाँ से हटता है और यहाँ पर बनता है फ्री रेडिकल। जैसे ही यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा ये बॉन्ड बन जाएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर CH3 CH2 सॉरी CH2 और CH3, यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन आगे कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ये वाला उत्पाद हमें मिलेगा जब 3 डिग्री आर होगा, यानी कि 3 डिग्री एल्किल ग्रुप होगा। ओके, ये थोड़ा गलत दिखा गया, एल्किल ग्रुप होगा। ओके, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप होगा तो कुछ इस तरीके का उत्पाद हमें मिलेगा, ये वाला उत्पाद हमें, ये वाला उत्पाद में मिल जाएगा। तो फिर से हम अपने क्वेश्चन वाली साइड पर चलते हैं। क्या बनेगा, अभी मैंने समझा दिया क्या बनेगा। यहाँ से Cl हटाओ, वाइट कर ले देता हूँ, यहाँ से Cl हटाओ और यहाँ पर बनाओ ये, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। इसके जैसे ही के साथ ये जो लेके कर लेगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। ये मैंने कुछ बोला था आपको कि Cl हटाओ, जहाँ पर भी Cl है ये हटाओ, ये हटाओ, यहाँ पर दूर कर दो, यहाँ पर यहाँ पर दोनों पर हमने मुक्त मूलक बना दिया। ये मुक्त मूलक बॉन्ड बना लेगा और कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ से ये Cl हटाओ और यहाँ पर हमें मुक्त मूलक बनाना है। जैसे ये मुक्त मूलक बनेगा, जैसे ये मुक्त मूलक बनेगा, ये है त्रिविम बाधा वाला ग्रुप। इसके जैसे के साथ न जुड़कर ये क्या करेगा, इसके जैसे यहाँ से जो H होगा, इस H को हटाकर यहाँ पर मुक्त मूलक बना लेगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 2 3 4 और इस तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखना। और इसको देख लेते हैं, यहाँ से Cl हटाओ, मुक्त मूलक बनाओ, यहाँ से Cl हटाओ और यहाँ पर मुक्त मूलक बना दो। अब जैसे ही मैंने मुक्त मूलक बना दिया, होता क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। इसको मैंने इतना बड़ा बनाया, ये जो CH3 है ना, ये इसको मैं इधर नीचे लिखता हूँ, कैसे, ऐसे CH3, इसके पास मुक्त मूलक है और एक
इसके पास मुक्त मूलक है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी ऐसी। ये CH3 वाला है और ये हमारा मुक्त मूलक, ये हमारा नया बॉन्ड है। ओके, कौन सा नया बॉन्ड है? ये वाला नया बॉन्ड है, ये वाला। ओके, तो कुछ ये क्वेश्चंस थे, इनसे मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। ऐसा तो हुआ नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फालतू काम से। अब एक सिंपल सी लाइन आपको ध्यान रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात भी है ये कि सोडियम, यहाँ पर सोडियम को शुष्क ईथर के साथ ही क्यों लेते हैं? शुष्क ईथर क्या है? पोलर पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है ना। और अगर मैं इसकी जगह पर H2 ले लूँ, यानी कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक क्या है, ये आप अंतर गूगल पे से ध्यान रख लेना, पर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। वैसे होता यह है कि अगर मैं H2 को ले लूँ, अगर मैं गलती से भी H2 को ले लूँ, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम, सोडियम का तो यही काम है, सोडियम प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब हमारे पास H2O है, तो ये H2O भी इस सोडियम से रिएक्शन करेगा। कैसे? H2O यानी कि पानी, और पानी जब कहीं होता है तो वो मोलिक्यूल अवस्था में नहीं होता है, वो टूटी हुई अवस्था में होता है, यानी कि वो आयंस में होता है, यानी कि OH माइनस प्लस H प्लस इसमें होगा। अब ये Na प्लस और ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये क्या बना लेंगे? NaOH। अब NaOH बना लेंगे तो रिएक्शन क्या थी हमारी? RaX सोडियम डाई ईथर के साथ रिएक्शन करता है। तो जब मैं यहाँ पर H2O ले लूंगा, जब मैं गलती से यहाँ पर H2O ले लूंगा, तो ये Na बन जाएगा NaOH। किससे? इससे रिएक्शन करके। अब मेरे पास RaX है और NaOH है। क्या है? RaX है और NaOH है, RaX है और NaOH है, यानी कि एल्किल हैलाइड है और सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब ये आपस में कैसे रिएक्शन कर लेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज जाएगी, और जो कि हमें नहीं चाहिए। RX था प्लस सोडियम OH बन गया यहाँ से। अगर ये यहाँ पर ले आता हूँ और RX रिएक्शन में है पहले से ही, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पर बनेगा RO, यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जब सोडियम को अगर मैं जल ले लूंगा तो अल्कोहल बना देगा। और प्लस में क्या? प्लस में ये OH इससे आकर जुड़ गया और ये X इससे आकर जुड़ जाएगा, तो NaX तो वैसा का वैसा बन जाएगा। ओके, तो ये था वीडियो। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।